एक गांव में तन्मय नाम का एक 15-16 वर्ष का युवक रहा करता था। तन्मय एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की छत सूखे केले के पत्तों से ढकी थी और पानी गिरता था। तन्मय अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ उस झोपड़ी में रहता था। उनके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। तन्मय, अरे ओ तन्मय बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। रोज की तरह तन्मय आज भी स्कूल जा रहा था। दादी माँ, अब मैं ये फटा झोला स्कूल में लेकर नहीं जाऊंगा। आप मुझे कृपया कोई नया बस्ता ला कर दो। दादी माँ, इससे सारे बस्ते गिर जाते हैं और तो और स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। आप कृपया कर मुझे नया बस्ता दिला दो। तन्मय बेटा, मैं तुम्हें ना नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मेरी इतनी कम पेंशन में बस हमारे घर में 2 रोटी पक सकती है। उसके अलावा नया बस्ता लाना तो बहुत दूर की बात है बेटा, बहुत दूर की। मैं समझता हूँ दादी माँ, इसीलिए आप अपना इलाज भी नहीं करवाती हैं। पर आप चिंता मत करिए दादी माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और आपका इलाज भी करवाऊंगा। एक बड़ा सा घर लूँगा और हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा। बूढ़ी माँ बच्चे की बातें सुनकर थोड़ा प्रभावित होती हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव में एक दुखद समाचार फैल जाती है। अरे मुरली काका, आपने सुना क्या? हमारे गांव की वो जो शांति काकी हैं, उनका देहांत हो गया। उनका पोता बेचारा तन्मय अब इस दुनिया में अकेला रह गया। क्या होगा उसका? हाँ, सुना मैंने। बहुत दुख हुआ मुझे। बहुत समय पहले वो मेरी सहपाठी रहा करती थी। समय कितनी तेज बीता। कुछ दिनों बाद क्या पता मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूं। अरे क्या मुरली काका, क्यों ऐसी मायूसी भरी बातें करते हो? आखिरकार ये मृत्यु जीवन का खेल हमारे हाथों में थोड़ी ना है। ये सब तो ईश्वर की लीला है। अभी आप ना जाने कितने वर्षों तक जिएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तन्मय अकेला पड़ जाता है। एक दिन गांव का उसका एक दोस्त चंदू उससे मिलने आता है। अरे तन्मय मेरे दोस्त, तेरी दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं तुझसे मिलने नहीं आ सका। दरअसल मैं छुट्टियाँ मनाने अपनी नानी माँ के घर गया था, पर जब से तेरे इस समाचार के बारे में सुना हूँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त चंदू, मेरे एकमात्र सहारा। मेरी दादी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। उनके पेंशन से ही हमारे घर का थोड़ा सा चूल्हा जल पाता था। अब तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। मैं पढ़ना लिखना चाहता था, पर अब तो मैं पढ़ भी नहीं सकूँगा। अरे तन्मय, तू उदास क्यों होता है मेरे भाई? मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छी तरकीब है। क्यों ना तू अपनी खेती शुरू कर दे? वैसे भी तेरे पास वो पुरानी इतनी अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो सकेगी। उनसे तेरी पढ़ाई भी हो पाएगी। चंदू के कहने पर अगले दिन ही तन्मय कोई काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। मैं अपने गांव के धनी जमींदार हरि प्रकाश के घर पहुंचता है। अरे तन्मय बेटा, आओ, तुम्हारा मेरे इस महल में स्वागत है। ये महल ही तो है। हाँ जमींदार जी, ये आपका महल ही तो है। इसकी तुलना में तो गांव में कोई ऐसा घर ही नहीं है। वैसे मैं आपके घर पर आज कोई काम ढूंढने आया था। आप मना मत कीजिएगा जमींदार जी। अरे ये क्या, तुम काम ढूंढने आए हो? मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो।
नहीं ज़मींदार जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में काम की बहुत ज़रूरत है। दादी माँ की मृत्यु के बाद अब घर में आय का कोई ज़रिया नहीं रह गया है। अब मुझे खाने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे काम की ज़रूरत पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और तुम तो ठहरे इतनी छोटी उम्र के, और अगर मुझे पुलिस पकड़ ली तो मैं क्या करूँगा? और अगर मान लो मैंने तुम्हें काम पर रख भी लिया तो तुम कितना ही काम करोगे? कितना काम कर पाओगे आखिरकार तुम? ऐसा मत कहिए ज़मींदार जी, मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना कार्य हो सकेगा उतना करूँगा। और मैं तो अब 16 वर्ष का हो चुका हूँ। आपको पुलिस नहीं ले जाएगी। कृपया कर आप मुझे काम दे दीजिए, वरना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो तू ये सब पढ़ाई के लिए करना चाहता है और पढ़ाई करके मुझसे अधिक अमीर और समृद्धशाली बनना चाह रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तू मूर्ख, ना पढ़ सकेगा और ना धन कमा सकेगा। चल यहाँ से। तन्मय वहाँ से उदास होकर अपने घर पर वापस आता है। तन्मय अपनी संदूक से एक सोने की माला निकालता है। वो माला उसकी दादी माँ ने उसे बचपन में दिया था। वो बहुत कीमती थी। मुझे लगता है चंदू बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं इस माले को बेच दूंगा और अपनी अच्छी सी खेती बाड़ी करूंगा, और इससे तो मेरी साल भर की पढ़ाई भी हो जाएगी। बस अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। तन्मय की मेहनत रंग ले आती है। तन्मय के फसल अब बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। तन्मय खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी दादी माँ को याद करते हुए वो बहुत उदास हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ। जीवन भर आप मेरे साथ रही, और अब मृत्यु के बाद भी आपकी दी गई चीज़ें मेरे लिए कितना काम आ रही हैं। आज आपके कारण मेरी इतनी अच्छी फसल हो पाई है। अब मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। पर ना जाने भगवान को क्या ही मंजूर था। उस दिन उस गांव में बहुत जोरों का तूफान आता है और बहुत बारिश बरसती है। पूरी रात बारिश बरसने के बाद सुबह जाकर वो बारिश थमती है। तब जाकर तन्मय की सांस में सांस आती है। भगवान का शुक्र है कि अब जाकर ये बारिश रुक गई। मैं तो सोच ही रहा था कि अगर ये बारिश नहीं रुकती तो मेरा क्या होता। ना जाने मेरे फसलों का क्या हाल हो रखा होगा। मैं अभी जाता हूँ। फिर तन्मय वहाँ से उठकर अपनी खेत की ओर चल देता है। जब खेत पहुंचकर देखता है तो उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। बारिश के कारण सारी फसलें ज़मीन पर गिर चुकी थी। वो उदास था। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। मैंने सोचा था कि मेरी फसल अच्छी खासी होगी, पर इस बारिश ने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है कि मैं एक वक्त की रोटी खा सकूं। दास तन्मय रास्ते से गुजर रहा था। तभी, अरे तन्मय बेटा, बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका। वो मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको, इतनी जल्दी में क्यों हो? और तुमने सुना कि नहीं, कल इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इस कारण बहुत से लोगों की फसल बर्बाद हो गई। हमारे गांव में सारे फसल अभी बहुत छोटे छोटे थे, जिस कारण वो सब बच गए। अरे भाई तन्मय, मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरअसल काका,
वो इस बारिश के कारण मेरी भी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास जो भी धन था मैंने इस खेती में लगा दिया था। अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकूंगा। मेरी पढ़ाई अब कैसे होगी? अब आखिरकार मेरे आने वाले दिन कैसे बीतेंगे? अरे रे रे रे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ तन्मय बेटा। अब क्या ही कर सकते हैं, ये सब तो ईश्वर की लीला है और मैं ठहरा गरीब आदमी आखिरकार तुम्हारी क्या ही मदद कर पाऊंगा। अब भगवान ने जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। सब केवल बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर एक बच्ची की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। खेती बर्बाद हो जाने के कारण तन्मय स्कूल में अपनी फीस नहीं भर पाता, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। तन्मय, आधा वर्ष बीतने को आया है और तुमने अभी तक एक भी महीने का फीस नहीं भरा है। अब हम लोग तुम्हें और नहीं झेल सकते हैं, इसलिए अब तुम्हें इस स्कूल से निकाला जाता है और वो भी आज से। तुम्हें स्कूल से निकालने का मुख्य कारण तो ये फीस ही है, पर इसके अलावा तुम्हारा ये बस्ता और तुम्हारा ये साधारण कपड़ों में स्कूल आना बताता है कि तुम कितने अविनयशील बच्चे हो। तुम्हें इस स्कूल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ जाओ, किसी सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन करवा लो। जाओ यहाँ से। तन्मय उदास होकर रास्ते से गुजर ही रहा था कि तभी उसके सामने गांव की एक औरत गीता आ जाती है। दरअसल वो गीता के घर के सामने से ही गुजर रहा था। अरे तन्मय बेटा, आज कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। इतने दिनों बाद तुम यहाँ आए हो और आज तुम इतने उदास से क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? नहीं आंटी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा भोजन यानी कि आलू के पराठे बनाए हैं। चलो चलो जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। नहीं गीता आंटी, मेरा तो पेट बिल्कुल भरा हुआ है। मैं अभी अभी अपने घर से खाना खाकर आ रहा हूँ। आज मैं और नहीं खा पाऊँगा, वरना मेरा पेट फट जाएगा। मैंने पहले भी तुम्हें इस तरह भोजन कराया था, पर तुमने आज तक मना नहीं किया। मैं तो तुम्हें एक माँ की तरह प्यार करती हूँ, अपना बेटा मानती हूँ, पर तुम तो मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हो। आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी तन्मय, जो तुमने आज मुझे मना कर दिया? अरे आप तो झूठ में ही नाराज़ हो गई। अच्छा चलिए, मैं भोजन कर लेता हूँ। जब गीता तन्मय को खाना परोसती है तो वो बहुत प्यार से खाता है। सच तो ये था कि तन्मय सुबह से भूखा था। तन्मय बेटा, ये खाना मैं खास तुम्हारे लिए बनाई हूँ, कैसा है? खाना बहुत स्वादिष्ट बना है आंटी। आपके जितना अच्छा खाना और कोई नहीं बना सकता है। आप सच में बहुत अच्छी हैं। जब भी तुम मेरी तारीफ़ करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का बेटा मेरी तारीफ़ कर रहा हो। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी तन्मय, आज सुबह से तुम मुझे कुछ बेचैन सी लग रहे हो। सच बताओ, क्या बात है? नहीं तो कोई बात नहीं है आंटी। देखो तन्मय, तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहे हो। और मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हारे दिल की सारी बातें समझती हूँ। चलो झूठ मत बोलना, सारी बातें मुझे बता दो, सच बता दो तन्मय। हाँ आंटी, ये सच है कि मैं आज सुबह से बहुत दुखी हूँ। दरअसल मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण मैं अपनी स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाया और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया आंटी।
इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो? अगर तुम मुझे पहले बताए होते मैं तुरंत तुम्हारी मदद करती। तुम यहीं रुकना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ तन्मय। फौरन गीता वहाँ से उठकर अंदर कमरे की ओर जाती है और फिर वहाँ से अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर वापस किचन में लौटती है। गीता वो पैसे तन्मय के हाथ में दे देती है। तन्मय पूछता है, ये क्या गीता आंटी, आपने ये पैसे मुझे क्यों दे दिए हैं? आपने पहले ही मुझ पर इतना उपकार किया है और अब ये पैसे देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखो तन्मय, मैं कोई अजनबी थोड़ी ना हूँ। मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ और मैं तो तुम्हें अपने बेटी जैसा प्यार करती हूँ। और जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी, समझे तुम? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे तन्मय, ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। और ये धन तो आता जाता रहेगा, पर तुम मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो और भगवान की कृपा से मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ और अपना काम अच्छे से करती हूँ। हाँ आंटी, अब मैं चलता हूँ, रात हो रही है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये ऋण जीवन भर नहीं भूलूंगा, हो सकेगा तो चुकाऊंगा भी। तन्मय वो पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। गीता तन्मय से बहुत प्रेम करती थी। वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वैसे गीता की खुद की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो तन्मय को ही अपना बेटा मानती थी। गीता के परिवार में कोई भी नहीं था, ना सास ससुर, ना पति और ना माता पिता। वो अकेले ही रहती थी। अगली सुबह ये सारी बातें तन्मय अपने दोस्त चंदू को बताता है। अरे ये क्या तन्मय मेरे दोस्त, उस औरत ने तुम्हें पैसे दिए और तुमने पैसे ले भी लिए। वो औरत बहुत मतलबी है, तुम अभी अच्छे से उसे पहचानते नहीं। मैं जानता हूँ, मेरे पिता ने बताया है कि वो औरत बहुत दुष्ट और बहुत बुरी है, समझे तुम? अरे चंदू, ये तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? एक तो उन्होंने मेरी मदद की, ऊपर से तुम उन्हें इतना बुरा भला सुना रहे हो। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरी मदद की। मैं उनका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज उनके कारण मैं दोबारा स्कूल जा सकूंगा। तुम मेरी बात मानो ना मानो, पर उस औरत में कुछ ना कुछ ज़रूर है। तभी तो देखो वो औरत गांव वालों से कितना अलग रहती है, अकेले। उसके परिवार में भी कोई नहीं है। मानो या ना मानो, उस औरत में कोई ना कोई बात ज़रूर है। वो बहुत बुरी है, समझे तुम? ये सब क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो तुम? अकेले अकेले तो मैं भी रहता हूँ, अब मेरी भी दादी माँ नहीं रही, इसका मतलब मैं भी। ये सब केवल एक बकवास है। अब उनके द्वारा दिए गए पैसों से मैं दोबारा स्कूल जा सकूँगा। मैं कल ही अपना एडमिशन करवा लूँगा। अच्छा, तुम्हें ये बात मेरी नहीं माननी है तो मत मानो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। क्यों ना तुम अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दो, और वो भी तरबूज से। उससे तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। ये सब फीस वूस भरना, ये सब फालतू की बात है, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। चंदू ये सब कहकर अपने घर चला जाता है। घर के बाहर बैठा तन्मय इस बारे में विस्तार में सोच रहा था। वैसे बात तो चंदू ने बिल्कुल पते की कही है। फीस तो आज कल में मेरी ख़त्म ही हो जाएगी। जीवन भर क्या मैं उन आंटी से फीस मांगता रहूँगा? मैं अगर अपनी तरबूज की खेती शुरू कर दूँगा तो मुझे मुनाफा होगा। ऐसा सोचकर अगले दिन ही चंदू बाजार से तरबूज के बीज ले आता है। उसके कुछ दिनों बाद ही एक साधु महाराज उसके घर के बाहर से गुजर रहे थे। अरे कोई है क्या जो इस बूढ़े भूखे तपस्वी साधु को भोजन करा सके? मैंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया।
साधु की महाराज सुनकर तन्मय अपनी झोपड़ी से बाहर आता है। पुत्र पुत्र, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है साधु महाराज, आप घर के भीतर चलिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। कुछ देर बाद साधु महाराज भोजन करके घर के बाहर आते हैं। पुत्र, आज मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुमने इस भूखे तपस्वी साधु का पेट भरा है, इसी के कारण मैंने तुम्हें भेंट स्वरूप ये कलश दिया है। ये कलश तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। वो सब तो ठीक है साधु महाराज, पर ये साधारण कलश मेरी मदद? नहीं पुत्र, इसे साधारण कलश बिल्कुल मत कहना, ये जादुई कलश है। जब भी तुम इस कलश में पानी भर के अपने फसल पर 2-2 बूंद ही डालोगे तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा और बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा ही कुछ होता है। उन साधु महाराज द्वारा दिए गए जादुई कलश में पानी भर के इन फसलों पर डालने से तरबूज की खेती सच में बहुत अच्छी हुई थी। उस दिन तन्मय खुशी खुशी रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसके सामने गीता आ जाती है। तन्मय के स्कूल के बगल एक कॉलोनी थी, वहीं पर रहती थी। आज वो गांव से गुजर रही थी। अरे तन्मय बेटा, आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखा। अब तो तुम स्कूल ही नहीं आते हो। मैं तो हर रोज़ छुट्टी के बाद अपने घर के बाहर खड़ी रहती हूँ इस इंतज़ार में कि तुम मुझसे मिलने आओगे। वो आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी थी आंटी। झूठ क्यों बोल रहे हो तन्मय? आज भी स्कूल था और पिछले 1 महीने से स्कूल था और तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। मैंने प्रिंसिपल से सारी जानकारी पता की है। बताओ क्यों नहीं जा रहे तुम? वो आंटी, आपने मुझे जो पैसे फीस भरने के लिए दिए थे वो सारे पैसे मैंने तरबूज की खेती में खर्च कर दिए। मैं उन पैसों से अपनी खेती शुरू कर रहा हूँ जिससे बाद में मुझे फ़ायदा हो सके। उन पैसों से आखिरकार मैं कब तक फीस भर पाता? ये तुमने बहुत गलत किया तन्मय। अगर पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे कहते। तुमने आखिरकार उन पैसों से तरबूज की खेती क्यों की? तुम्हें फीस भरना चाहिए था। और ये सब खेती में तुम क्यों लग रहे हो? अरे, आपने मुझे वो पैसे क्या दे दिए? आप इतना घमंड दिखा रही हैं। आखिरकार उतने रुपयों का घमंड करके आप क्या कर लेंगी? और मेरी ज़िंदगी है, अगर मेरा मन था तरबूज की खेती करने का तो मैं करूँगा। और हाँ, बात रही पढ़ाई की तो वो मैं कतई नहीं करूँगा। अरे आप चिंता मत करिए, कुछ दिनों बाद देखिएगा मेरी खेती बहुत अच्छी होने लगेगी। फिर मेरे पास रुपए ही रुपए होंगे और मैं आपका ये कर्ज भी लौटा दूंगा। आप चिंता मत करिएगा, मैं आपका कर्जदार बनकर नहीं रहने वाला हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो तन्मय? भला मैं उन पैसों का क्या करूँगी? मैं तो चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर भविष्य में कुछ अच्छा कर सको। इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है और तुम्हारी उम्र ही क्या है ये सब करने की। मैं चाहती थी तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन सको, पर तुमने तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच लिया है। ये सब पता है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती हैं, पर मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं आपकी इन बनावटी बातों में आ जाऊँ। मुझे चंदू ने सब सही बता दिया था। अब मुझे पता चल रहा है कि वो कितना सही था। गुस्से में तन्मय वहाँ से चला जाता है। आज वो उस गीता की कदर नहीं कर रहा था जिसने उसके बुरे समय में उसकी मदद की। यहाँ आज चंदू के पिता बहुत क्रोधित थे। वो गुस्से में आकर उससे कहते हैं, अरे मूर्ख, देख ये सब क्या हो रहा है। मैंने तुझसे कहा था कि तू तन्मय के घर जा और उससे कहे कि तरबूज की खेती करे,
पर ये सब क्या हो रहा है इस ज़मीन पर? इस महीने में आखिरकार तरबूज की खेती कैसे हो सकती है? ये सब तो मानो कोई असंभव कार्य प्रतीत होता है। सच पिताजी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। हमारे गांव के पास ना ही कोई तालाब है और ना ही कोई नदी और ना ही तरबूज की खेती के लिए ऐसी ज़मीन है, और इस मौसम में तो ये सब असंभव है। पहले मैंने उस तन्मय के खेत पर वो दवाइयाँ डाल दी थी जिससे उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाए, पर खेत की जगह उसकी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी बार मैंने इसलिए तरबूज की खेती करवाई थी जिससे उसकी ज़मीन धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाए और मैं सस्ते में उस तन्मय से वो ज़मीन खरीद लूँ। वही तो पिताजी, हमने सोचा था कि उसके खेत का उत्पादन कम हो जाएगा और वो हमें अपनी ज़मीन सस्ते में बेच देगा, पर हमारा तो पूरा प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। न जाने उसके पास ऐसा क्या है। मुझे तो लगता है ज़रूर उसके पास कोई जादुई शक्ति है पिताजी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ज़रूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रहा है, और तुम उसके घर जाओगे और ये सारी जानकारी पता करके आओगे। देखो ज़रा, आखिर उसके पास ऐसा भी क्या है। ओहो मेरे जादुई कलश, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो मैं इतनी अच्छी खेती कभी नहीं कर पाता। आज तुम्हारे कारण इस ज़मीन पर भी मैं तरबूज की खेती कर पा रहा हूँ, ऐसी फसल जिसकी बहुत डिमांड है। बाहर जंगले से चंदू उसकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। वही मैं सोचूं ये असंभव कार्य संभव कैसे हो पा रहा था। अब मुझे पता चला कि इसके पास तो जादुई कलश है। अभी बताता हूँ पिताजी को। घर आकर चंदू सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो वो हमसे छुपा रहा है। वही मैं सोचूं ये असंभव कार्य संभव कैसे हो पा रहा था। अब तुम उसके घर जाओगे और वो जादुई कलश चुरा कर लाओगे। बाहर जंगले से गीता उनकी सारी बातें सुन लेती है। गीता वहाँ से तुरंत तन्मय के घर आती है और वो उस जादुई कलश को एक मटके से बदल देती है। मुझे माफ़ कर दो तन्मय, मैं तुम्हारा ये जादुई कलश ले नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैं इसे उन बुरे लोगों से बचाना चाहती हूँ। बस आज रात की बात है, वो लोग इस मटके को लेकर चले जाएंगे और फिर उन्हें अपनी गलती का सबक मिलेगा। मैं यही तो चाहती हूँ। दिन तन्मय बिना अपने कलश को देखे खेत में आ जाता है। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका कलश अब चोरी हो चुका है। अरे वाह, तरबूज तो अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब मैं इन्हें बाज़ार में बेचने के लिए ले जाया करूँगा। उसके बाद तो मेरा मुनाफा ही मुनाफा होगा। बस ये सब उस जादुई कलश के कारण संभव हो पाया है। ना जाने मैं उन साधु महाराज को अब दोबारा कब मिल पाऊँगा। यहाँ गीता अपने घर के एक कमरे में बैठी अपने जीवन की उन पुरानी बातों को याद करके उदास हो रही थी। गीता की ज़िंदगी बहुत दुख भरी थी। उसके जीवन में केवल और केवल दुख भरा था, जिसे वो लोगों से हमेशा से छुपाती आई थी। भगवान, मुझे इतना दुख क्यों दिया है? आपने पहले ही मुझे कोई परिवार नहीं दिया, एक संतान भी नहीं दिया, और फिर जिसे मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ, आज वो भी मुझसे इतना नाराज़ है। ना जाने मेरे जीवन में इतना दुख आपने क्यों भरा है भगवान। आखिरकार ये गीता थी कौन, और इसके परिवार वाले वो लोग कहाँ गए, और आखिरकार गांव समाज के सभी लोग इससे इतना नफरत क्यों करते हैं? क्या गीता हमेशा से ही इतनी अकेली थी,
या फिर कोई ऐसी बात जो वो हमेशा लोगों से छिपाती आई है। आखिरकार गीता का एक गांव के अनजान बच्चे से इतना लगाव क्यों है? सवाल तो यही बनता है कि सिर्फ तन्मय ही क्यों? इस बात का जवाब तो था, पर शायद वो केवल और केवल गीता के पास था। आखिरकार इस कहानी का क्या अंत हुआ होगा, वो हम इस कहानी के भाग 2 में जानेंगे।